नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल ऑफ अलायंस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट तथा रोज वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन व सुप्रसिद्ध शिक्षाविद समाजसेवी आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद देशवाल जी से निशा सहित शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर के हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री हर्ष कुमार जी ने विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है न्यूज 7 चैनल की खास रिपोर्ट। कि कैसी जानी मानी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो नीसा के ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेजर हैं और दिल्ली प्रदेश के वो प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ रोज वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वो चेयरमैन हैं। जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद व समाज प्रमुख डॉक्टर प्रेमचंद देशवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं परिचय तो वैसे तो आपने दे दिया है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं जी दे जरूर, देता हम हूँ। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे सर आपके माध्यम से कि नीसा क्या है, नीसा किस तरीके से काम करती है एजुकेशन फील्ड में, ये क्यों बनाई गई और किस तरीके से ये शिक्षा जगत में स्कूल वालों के लिए कहें, पेरेंट्स के लिए कहें, या दोनों की तरफ से सरकार और प्रशासन से किस तरीके से काम करती है, इस बारे में भी बताएं। जी, निशा का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। और हमारे पास निशा की के 2 लाख से ज़्यादा स्कूल आज की डेट में हैं ऑल ओवर इंडिया में। और हम स्कूलों की भलाई के लिए काम करते हैं। कोई भी ऐसा कानून आता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो, तो हम उसकी जो हमारे खिलाफ आता है या पेरेंट्स के खिलाफ आता है, तो हम सबसे आगे, चाहे हमें सरकार से बात करनी हो सरकार से बात करते हैं। जब सरकार से बात नहीं बनती हम फिर कोर्ट में जाते हैं। जी, तो कोई ऐसी अच्छी तो देशवाल साहब हमें बताएं कि नीसा ने अपने लेवल पे कैसे कितने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं कि जिस पे उन्होंने सरकारी स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर अभिभावकों की लड़ाई हो, स्कूलों की लड़ाई हो, ऐसी तमाम कोई ऐसी गतिविधियां हुई हो जो अचीवमेंट्स के तौर पर नीसा को याद है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो निशा ने इन चीज़ों को सॉल्व करके दिया है। पेरेंट्स की चाहे समस्या हो, चाहे स्कूलों की समस्या हो, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमने, आपको याद होगा, केजरीवाल ने जी केजरीवाल जब सीएम थे तब इन्होंने ये कहा था कि हम इस स्कूल को वो कब्जा कर लेंगे, इस स्कूल को कब्जा कर लेंगे, इस स्कूल को अपना बना लेंगे, जितने भी प्राइवेट स्कूल थे। तो हमने रामलीला मैदान में धरना दिया था। निशा ने पहले हमने बात की उनसे, सरकार से। जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने रामलीला मैदान में धरना दिया और उस चीज़ को फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और आज उसके बाद उनकी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि आज हम उस स्कूल को टेक ओवर करेंगे। टेक ओवर करने के पीछे ऐसी क्या रणनीति थी कि दिल्ली गवर्नमेंट को स्कूलों को टेक ओवर करने की ऐसी जहमत उठाने के लिए भी कदम उठाना पड़ा? तो क्या स्कूल स्तर पर कुछ इस तरीके की गतिविधियां भी आपको देखने को आपको भी मिलती हैं एज ए नीसा में? क्या अभिभावकों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको भी ऐसे कुछ जाता है नीसा में कि ये गलतियां ये स्कूल वाले फॉल्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ और सरकार को बार बार कहता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, दिल्ली सरकार को भी बहुत बार कह चुके हैं, लेटर भी दे चुके हैं कि स्कूलों को कैटेगराइज कीजिए। कैटेगराइज का मतलब होता है, जैसे आपने सर्कल रेट लगा रखे हैं ज़मीन के। जी, साउथ दिल्ली का 5 लाख रुपए होगा, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। द्वारका का 2 लाख रुपए होगा, यहाँ का 36,000 रुपये है। और फीस पे कोई वो नहीं है। यहाँ हम फीस लेते हैं 500-600 रुपये, 1000 रुपये मैक्सिमम महीना। और दूसरे स्कूल जो 50,000 रुपये पर मंथ फीस लेते हैं, उन पे भी वही रूल लागू है। और हम 500-400 रुपये पर मंथ फीस लेते हैं, हमारे ऊपर भी वही लागू है। हमने भी तनख्वाह उतनी ही 60,000 रुपये एक टीचर को देनी है, और उस जो 50,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता है वो भी 60,000 रुपये टीचर को तनख्वाह देता है। तो हमारा कहना ये रहा है हमेशा निशा की तरफ से, या स्कूल का, मैं दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ उसके रूप में, बार बार हमारी ये रिक्वेस्ट रही है, बार बार हमारी ये अर्ज रही है कि आप प्लीज़ इसको कैटेगराइज कर दीजिए।
50,000 जिसकी महीने की फीस जो स्कूल लेता है उसको उसके लिए कोई बुरा नहीं है एक टीचर को 60,000 की तनख्वाह देना, लेकिन हम कहाँ से दें? हम तो 500-400 रुपये पर मंथ फीस लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जब रेखा सरकार बनी है, चेंज हुई, आम आदमी पार्टी से भाजपा की सरकार आई और दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक शिक्षा नीति को भी लेकर एक प्रस्ताव रखा और उसमें वो चल भी रही है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने के साथ आप लोगों के इस तरीके के लिए कोई वार्तालाप हुआ है एसोसिएशन लेवल पर? कुछ ऐसी स्कीम्स आने वाली हैं, कुछ ऐसे नीसा के स्तर पर उन्होंने कुछ आपकी जो बातों को रखा हो और उसको अमली जामा पहनाने का वो काम कर रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि अभी शिक्षा नीति पे कुछ काम चल रहा है दिल्ली सरकार का, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने एक और जो हमारे से पूछे बिना एक और ले आए। इन्होंने भी वो जो वोट की पॉलिटिक्स करते थे आम आदमी पार्टी वाले, वही अब इन्होंने भी शुरू कर दी है। एक ऐसा ले आए कि भाई आप जो है ना 3 साल तक या 5 साल तक फीस ही नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरीके की जो पहला इन्होंने कदम उठाया है वो पास किया है कानून को, उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, वो गलत किया है। लेकिन आगे से मैं यही शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आगे जब भी कोई ऐसा लाए तो पहले कम से कम हमसे डिस्कस कर लें, हमें बुला के पूछ लें कि ये करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है या क्या है। नहीं, नीति के तहत तो सूद साहब जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया था कि उन लोगों ने आप लोगों की एसोसिएशनों से भी बात की है, टीचर्स पेरेंट टीचर्स से भी बात की है, हर पहलू के ऊपर रख कर ही इस तरीके की उन्होंने एक नीति को लागू करने का काम किया है। नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारे से कोई बात नहीं करी, किसी भी स्कूल वाले से, किसी भी एसोसिएशन वाले से उन्होंने कोई बात नहीं करी। अगर वो बात करते तो हम अपनी बात रखते और हम बताते कि ये जो आप कदम उठा रहे हो गलत उठा रहे हो। जी। और अगर बात करें ये तो शिक्षा नीति पे हो, चाहे नीसा के राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके प्रोग्राम्स हैं उस पर हम आगे भी बात आपसे करते रहेंगे। आज हम आपके रोज़ वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आए हैं। तो रोज़ वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल को स्टैब्लिश करने में कब ये स्टैब्लिश हुआ और किस तरीके से आपने इस यात्रा को आज इस पड़ाव तक लेकर आए हैं कि आज कितने बच्चे यहाँ से पढ़कर अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी देखिए, बताएं। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। हमारा स्कूल 98 से चल रहा है, 98 से और आज तक चल रहा है। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। 2-3 साल पहले मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में था और उस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही मैं उसमें हॉल में घुस रहा था, अम्बेडकर हॉल था या कौन सा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था। जैसे मैं घुसने लगा तो एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, उसने मुझे देखा और देख के मेरे पैर छुए। मैंने कहा, आप मुझे पहचानते हो? बोला, हाँ सर, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने कहा, कैसे? बोला, सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, आपके स्कूल में पढ़ा। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि यार हमारे बच्चे यहाँ इस लेवल तक पहुँच गए। जी, मतलब चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, धार्मिक स्तर हो, बच्चों की अचीवमेंट्स जहाँ पर भी आपको देखने को मिलती होगी, तो जाहिर सी बात है एज ए शिक्षाविद आपको वो प्राउड तो फील होता ही है, टीचर्स को होता है, स्कूल ऑनर को भी होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो आगे अभी पेपर भी आने वाले हैं और उसके बाद फिर सालाना पेपर भी जब होंगे, तो बच्चों के लिए कोई एडवाइस, पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस आपके स्तर पर? देखिए, बच्चों को जो हम यहाँ भी एडवाइस देते हैं और आज भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये एडवाइस देना चाहता हूँ, और वो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और जैसे ही वो सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए। ये संस्कार, जब बच्चों में ये संस्कार डलते चले जाएंगे तो वो बच्चा आगे जा कर के, जैसे मैंने अभी बताया ना कि पुलिस ऑफिसर ने मेरा पैर छुआ और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर वो मेरे पैर छू रहा है। तब मैंने उनसे पूछा, तो यही बातें हम बताते हैं उनको कि भाई बच्चों कैसे कैसे आप लोगों ने अपने से बड़ों की इज्जत करनी है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। इवन हम तो ये कहते हैं आपके जो माँ बाप हैं वो देवी देवता समान है। बहुत खूब। तो ये थे डॉक्टर प्रेमचंद देशवाल जी, जिन्होंने नीसा को लेकर भी अपनी बात रखी, अपने स्कूल रोज़ वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेकर भी अपनी बात रखी, साथ ही साथ भावी पीढ़ी को भी उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि आप संस्कारवान बनेंगे, आप सूझवान बनेंगे तो यकीनन जब आप बड़े होंगे तो आपकी जो दूरदृष्टि है बहुत अच्छी रहेगी, आप
समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वो तभी बढ़ेगा जब आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम में फिर एक नई शख्सियत से आपको मुलाकात कराऊंगा। तब तक हर्ष कुमार को आप इजाज़त दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।